हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के पहले नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। और पिछले 3 वीडियो में हम आपको इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न का उत्तर बता दिए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और जस्ट इसके पिछले वीडियो में हम आपको वह सारे प्रश्न उत्तर बताए थे जो आपके किताब में दिए हुए हैं, यानी कि जितने सारे भी प्रश्न आपकी किताब में दिए हुए हैं उसका उत्तर हम आपको बता रहे थे, जिसमें सबसे पहला नंबर प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसका उत्तर हम आपको बता दिए थे। उसके बाद खाली स्थानों को भरने वाला है, उसका उत्तर भी हम आपको बता दिए थे। और उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है, उसका उत्तर भी हम आपको बता दिए थे। और अब हम लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और आपके परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। यानी कि एक प्रश्न का सही सही जवाब आप लोग देते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। इसलिए आपके लिए यह वाला प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, हम आपको सबसे पहले लघुत्तरीय के सबसे आखिरी प्रश्न पर लेकर के चलते हैं, जो कि 6ठा नंबर प्रश्न है। इसमें भी हम आपको बताए थे कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें, यानी कि आधारिक संरचना क्या होता है। और सेम वही चीज आपसे यहां पर पूछ रहा है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं। मतलब लघुत्तरीय का सबसे आखिरी प्रश्न और दीर्घ का सबसे पहला प्रश्न, दोनों प्रश्न करीब करीब सेम ही है, इसलिए इसका जवाब समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा यदि आप लोग पिछला क्लास अच्छे तरीके से समझ गए होंगे तो चलिए हम लोग पहला नंबर प्रश्न समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले ही हम आपको बता दें कि यह दीर्घ का प्रश्न है, इसलिए इसका जवाब भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसलिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखेंगे और यह कमेंट नहीं करेंगे कि सर आप प्रश्न का उत्तर बहुत लंबा लिखाते हैं, क्योंकि दीर्घोत्तरीय है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा लंबा तो होगा ही, और अगर लंबा नहीं होगा तो आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना का तात्पर्य विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों एवं उसकी विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं तथा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि कार्य हो गए, उद्योग हो गए, व्यापार हो गए, बैंकिंग, बीमा, परिवहन इत्यादि। अर्थव्यवस्था की संरचना को ध्यान में रखते हुए इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि जितने सारे भी अर्थव्यवस्था होते हैं, जैसे कृषि कार्य हो गए, उद्योग हो गए, व्यापार हो गए, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, इस प्रकार के जितने सारे भी आर्थिक क्रियाएं हैं, इनको 3 भागों में बांट दिया गया है। और तीनों भाग के बारे में हम आपको विस्तार से बता भी चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो यहां पर प्रश्न में 2 चीज पूछ रहा है। पहला तो कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, तो अर्थव्यवस्था की संरचना मतलब तो हम आपको बता दिए। अब पूछ रहा है कि इन्हें कितने भागों में बांटा गया है, तो यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राथमिक क्षेत्र। तो चूंकि दीर्घोत्तरीय का प्रश्न है, इसलिए हम लोग इसको भी डिफाइन करेंगे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद तृतीयक क्षेत्र के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक किसान जो कुछ भी काम कर सकता है वह सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। जैसे एक किसान पशुपालन भी करता है, मछली पालन भी करता है, जंगलों से वस्तुओं को भी प्राप्त करता है, कृषि कार्य भी करता है, खेती भी करता है। इस प्रकार से एक जो कृषक होता है, एक फार्मर जो होता है, वह जितने सारा भी कार्य कर सकता है, वह सभी काम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। इसलिए आप लोग प्राथमिक क्षेत्र को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी बोला जाता है, यानी कि उद्योग धंधों से संबंधित जितने सारे भी कार्य होंगे वह द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। तो चलिए इसका जवाब हम लोग कैसे लिखेंगे। तो द्वितीयक क्षेत्र में हम लोग लिखेंगे कि इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, चूंकि इसके अंतर्गत खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली के उत्पादन शामिल होते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र कहने
कहने का मतलब भी हम आपको पहले भी समझा चुके हैं और आज भी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, और तृतीयक क्षेत्र के बारे में हम आपको बताए हैं कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। यानी कि यह जो तृतीयक क्षेत्र है यह प्रथम क्षेत्र को भी सेवा प्रदान करता है और द्वितीयक क्षेत्र को भी सेवा प्रदान करता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है। यानी कि यह प्रथम क्षेत्र को भी सेवा दे रहा है, द्वितीयक क्षेत्र को भी सेवा दे रहा है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया सेवा क्षेत्र। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आप लोग पहला नंबर प्रश्न तो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, जो कि पूछ रहा था कि अर्थव्यवस्था की संरचना से क्या समझते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला नंबर प्रश्न में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग समझते हैं, जो कि कह रहा है कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर के बारे में हम आपको बताए थे कि आर्थिक विकास जो होता है वह विकासशील देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है और जो आर्थिक वृद्धि होता है वह विकसित देशों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आर्थिक विकास कहने का मतलब जानते हैं। आर्थिक विकास का मतलब भी हम आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, यानी कि सबसे पहला जो क्लास था उसमें ही हम आपको बताए थे आर्थिक विकास कहने का मतलब। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि दर के बीच का संबंध है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि अभी तक अर्थशास्त्रियों में आर्थिक विकास के परिभाषा को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो कि आर्थिक विकास का परिभाषा दिए हैं। जैसे सबसे पहला हम आपको प्रोफेसर रोस्टोव के अनुसार बताए थे कि आर्थिक विकास एक ओर श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा दूसरी ओर जनसंख्या में वृद्धि के दर के बीच का संबंध है और इसका मुख्य उद्देश्य दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। यानी कि आर्थिक विकास से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास श्रम शक्ति और जनसंख्या में वृद्धि की दर दोनों के बीच का संबंध होता है। तो आर्थिक विकास कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। ध्यान से आप लोग समझिएगा। कह रहा है पहला अंतर कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था के ढांचे में परिवर्तन लाता है। कहने का मतलब कि जो विकासशील देश होते हैं वे अपने आप में हमेशा परिवर्तन लाते रहते हैं। आप लोग इस बात को जानते होंगे। तो यही चीज कह रहा है कि आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था में ढांचे के परिवर्तन लाता है। और आर्थिक वृद्धि में जानेंगे कि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास की उच्च सूचक है जो विकसित राष्ट्रों को सूचित करता है। जैसा कि हम आपको शुरू में ही बता दिए कि जो वृद्धि शब्द है जिसको अंग्रेजी में ग्रोथ बोलते हैं, तो जो ग्रोथ शब्द होता है वह विकसित देशों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और विकास कहने का मतलब कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट विकासशील देश के लिए है। तो यहां से आप लोग दो वर्ड मीनिंग जरूर याद रखिएगा। डेवलपमेंट विकासशील देशों के लिए है, ग्रोथ यानी कि वृद्धि विकसित देशों के लिए है। चलिए दूसरा अंतर है कि आर्थिक विकास में हम अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा अपने वृद्धि के लिए खर्च करते हैं। यानी कि आर्थिक विकास में क्या होता है, हम अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा वृद्धि के लिए खर्च करते हैं। कहने का मतलब कि हम बहुत सारा रुपया हम आगे बढ़ने के लिए खर्च करते हैं, यानी कि विकसित होने के लिए खर्च करते हैं। लेकिन आर्थिक वृद्धि में हम अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा भविष्य के लिए संचित करते हैं। जाहिर सी बात है कि जो देश विकसित कर गया है वह तो अब विकसित के लिए खर्च नहीं करेगा, क्योंकि वह ऑलरेडी विकसित हो चुका है। तो वह भविष्य के लिए पैसे बचाने में लगा हुआ रहता है, जबकि जो विकासशील देश होते हैं वह विकसित के लिए अपने पैसे खर्च करते हैं। तो दोनों में अंतर आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। दो ही अंतर है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा करें। चलिए हम लोग आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांकों के द्वारा किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक विकास कहने का मतलब हम लोग समझते हैं। तो आर्थिक विकास किसी भी देश, प्रांत अथवा एक छोटे से कस्बे के विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो आर्थिक विकास होता है वह किसी भी देश, प्रांत अथवा एक छोटे से कस्बे के विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। और विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट
राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय जो आर्थिक विकास से संबंधित है उसका सर्वप्रमुख सूचक माना जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो आर्थिक विकास शब्द होता है वह प्रति व्यक्ति आय जो आर्थिक विकास से संबंधित है उसका प्रमुख सूचक माना जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता दिए कि आर्थिक विकास का मुख्य सूचक यही होता है कि कौन देश विकासशील है और कौन देश विकसित है। इसी चीज को दर्शाने का काम कौन करता है? आर्थिक विकास करता है। और यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के बारे में पूछ रहा है, यानी कि मानव विकास कितना किया है, इसका हम लोग रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं, इसका सूचकांक कैसे निकाला जाता है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए यहां पर कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी द्वारा महबूब उल हक के निर्देश में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। देश की तुलना लोगों की शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। और मानव विकास के सूचकांक मुख्यतः 3 होते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है वह लोगों के शैक्षिक स्तर के आधार पर किया जाता है, उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। सबसे पहला शैक्षिक स्तर, जैसे भारत का अगर मानव विकास सूचकांक तैयार करना है तो भारत के लोगों का शैक्षणिक स्तर देखेंगे कि भारत के लोग कहां तक पढ़े लिखे होते हैं, कितना इनके पास नॉलेज होता है। उसके बाद इनके स्वास्थ्य की स्थिति जानेंगे कि भारत के लोग कितने स्वस्थ होते हैं। उसके बाद भारत का प्रति व्यक्ति आय को हम लोग देख लेंगे कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, और यदि तीनों अधिक रहा तो हमारा देश विकसित देशों के श्रेणी में खड़ा होगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी नीचे आता है तो समझिए कि हमारा देश फिर विकसित नहीं होगा, वह विकासशील देश के श्रेणी में चला जाएगा। चलिए यहां पर कह रहा है कि मानव विकास के सूचकांक मुख्यतः 3 होते हैं, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। सेम वही चीज है कि जो मानव विकास के सूचकांक होते हैं वह 3 तरह के होते हैं। पहला जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर। इसके बारे में हम आपको पिछले क्लास में भी ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जो तीसरा नंबर प्रश्न है इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक के द्वारा कैसे किया जाता है। तो सूचकांक यही होता है, सूचकांक यही होता है, शैक्षणिक स्तर हो गया, स्वास्थ्य स्थिति हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया। इसके अलावा सूचकांक जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति और जीवन स्तर, यही सारे सूचकांक होते हैं जिससे कि मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न का भी जवाब आप लोग लिख लेंगे। अब यहां पर जो चौथा नंबर प्रश्न है यह आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे प्रश्न है जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए प्रश्न क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं और बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बतावें। सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि बिहार क्यों पिछड़ा हुआ है, यानी कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। उसके बाद बताना है कि बिहार का पिछड़ेपन जो है इसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कारण समझ लेते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है। तो जो सबसे पहला कारण है वह है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार में जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण बस साधन कम होते जा रहे हैं और जनसंख्या का भरण पोषण मुश्किल होते जा रहा है। जाहिर सी बात है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो साधन कम हो जाएगा और साधन कम होगा तो लोगों का भरण पोषण अच्छे तरीके से नहीं होगा। तो सबसे पहला पिछड़ेपन का कारण तो यही हो गया कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव, यानी कि राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का अभाव है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी देश में अगर शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, सड़क की कमी है, बिजली की कमी है, सिंचाई की कमी है, तो वह राज्य पिछड़ा की स्थिति से वंचित नहीं रह सकता है, यानी कि उसकी स्थिति दयनीय रहेगी। तो दूसरा नंबर जो कारण है बिहार के पिछड़ेपन का वह यही है, आधारिक संरचना का अभाव। अब तीसरा है कृषि पर निर्भरता, यानी कि बिहार के जो अधिकांश लोग होते हैं वह कृषि पर ही आधारित होते हैं, यानी कि बिहार में अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वह कृषि ही है और कृषि पर निर्भरता भी बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद चौथा है बाढ़ और सुखाड़ की क्षति। आप लोग जानते होंगे कि दक्षिणी बिहार में अगर बाढ़ आता है तो उत्तरी बिहार में सुखाड़ की स्थिति भी होता है। तो एक तरफ बाढ़ और दूसरे तरफ सुखाड़ की जो स्थिति है यह भी बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। तो हम लोग लिखेंगे कि प्रति वर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ से बिहार में लाखों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। इस वजह से भी बिहार पिछड़ा हुआ है और बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति भी है।
तो कुल मिलाकर के बिहार के पिछड़ेपन का 4 प्रमुख कारण बताए, जिसमें पहला हम आपको बताए कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, दूसरा बताए आधारिक संरचना का अभाव, तीसरा बताए कृषि पर निर्भरता और चौथा बताए बाढ़ और सुखाड़ में क्षति। अब हम लोग समझते हैं कि पिछड़ेपन का दूर करने का क्या उपाय है, यानी कि जो बिहार पिछड़ा हुआ है इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो चीज कमी है यदि उसको पूर्ति कर दिया जाए तो बिहार पिछड़ेपन की स्थिति से निकल सकता है। जैसे जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय में हम लोग यही लिखेंगे कि जनसंख्या पर नियंत्रण। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बिहार में बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए एवं सरकार की तरफ से जनसंख्या नियंत्रण अथवा परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू की जाए, यानी कि सरकार की तरफ से ऐसा नियम लाया जाए जिससे कि जनसंख्या नियंत्रण हो और परिवार का नियोजन हो, यानी कि ज्यादा लंबा परिवार न हो। जो हम दो हमारे दो वाला सिस्टम है वहां तक ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा उपाय है कि कृषि का तेजी से विकास। सोचने वाली बात है कि जब बिहार की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तो क्यों न यहाँ पर कृषि में ज्यादा तेजी से विकास लाया जाए, ताकि जो लोग कृषि पर निर्भर हैं वह भी विकास कर सकें। तो यहाँ पर कृषि का तेजी से विकास करके भी बिहार को पिछड़ेपन से बाहर निकाला जा सकता है। तो लिखेंगे कि चूंकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और अभी भी 68% आबादी कृषि पर निर्भर है, अतः कृषि के आधुनिकीकरण अति आवश्यक है, यानी कि कृषि कार्य करने के लिए जितने सारे भी आधुनिक तरीके हैं उसका उपयोग बिहार में होना चाहिए, तभी बिहार जो है वह पिछड़ेपन की स्थिति से बाहर आ सकता है। उसके बाद तीसरा है बाढ़ एवं सुखाड़ पर नियंत्रण। जो एक तरफ बाढ़ और दूसरे तरफ सुखाड़ की स्थिति होती है इस पर नियंत्रण करना चाहिए, सरकार को इस पर कुछ काम करना चाहिए। कोसी जैसे प्रलयकारी नदी का मुहाना मोड़कर सुखाड़ वाले क्षेत्रों में कर देना चाहिए, जिससे बाढ़ एवं सुखाड़ दोनों में सहायता मिलेगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, और जब भी कोसी नदी अपने उफान पर होता है इलाका का इलाका दह जाता है, सारे फसल बर्बाद हो जाते हैं। तो क्यों न ऐसा उपाय किया जाए कि जो कोसी नदी का पानी है उसको सुखाड़ वाले इलाके में ला करके छोड़ दिया जाए, ताकि जिधर सुखाड़ होता है उधर का जो स्थिति है वह पहले से ज्यादा बेहतर हो जाए और जिधर बाढ़ आता है उधर भी बचाव हो जाएगा। तो इस प्रकार का परियोजना ला करके भी बाढ़ एवं सुखाड़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार में और क्या करना चाहिए, तो आधारिक संरचना का विकास करना चाहिए, उद्योग का विकास करना चाहिए, गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम लाने चाहिए, शांति व्यवस्था स्थापित करना चाहिए। तो इस प्रकार के जितने सारे भी परियोजना हैं, जितने सारे भी कार्य हैं, इसको लागू करके बिहार को पिछड़ेपन से दूर किया जा सकता है, बिहार को पिछड़ेपन की स्थिति से बाहर निकाला जा सकता है। तो यहां पर आपका सबसे आखिरी प्रश्न था जिसका उत्तर हम आपको बता दिए, जो कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सबसे आखिरी वाला प्रश्न है, जो सबसे लास्ट प्रश्न है, यह काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है और पिछड़ेपन दूर करने के लिए क्या उपाय है। यह वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। काफी सिंपल भाषा में हम आपको समझा दिए हैं ताकि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आप लोग अब भली भांति समझ गए होंगे, क्योंकि आज यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। तो यदि अब आपके परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग इसका जवाब अब आसानी से बता पाएंगे, बिना कुछ सोचे समझे, बिना बेझिझक, बिना किसी टेंशन के आप लोग इसका जवाब अब दे पाएंगे, यह हमें पूरा उम्मीद है। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमें ये डाउट है। लेकिन अगर कोई डाउट न रह गया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं जिससे हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए, आपका क्लास लेने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए आप लोग इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा, ताकि और भी आपके दोस्त जो हैं, आपके रिश्तेदार जो हैं, या फिर आपके कोई भी सगे संबंधी हैं जो मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं, वे टारगेट बोर्ड चैनल के साथ जुड़ सकें और अपने बोर्ड की तैयारी को बेहतर कर सके और बोर्ड में अधिक से अधिक नंबर ला सकें। तो चलिए इसके लिए आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगले क्लास में इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ताकि इस चैप्टर से संबंधित कोई भी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके परीक्षा में न छूटे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।